Good morning everyone. Welcome to Civil Daily Platform. This is third lecture in the series of engineering mechanics. अभी तक हम लोगों ने दो लेक्चर कवर किया. In the first lecture we have studied about definition of engineering mechanics, importance of engineering mechanics, also something about history of engineering mechanics. इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है. इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि कितने टाइप की जो है हमारे पास यूनिट सिस्टम है. इसके बाद हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट को समझा. फर्स्ट क्लास की बात है ये. सेकेंड क्लास में हम लोगों ने फोर्स को पढ़ा, फोर्स के इफेक्ट को पढ़ा, सिस्टम ऑफ फोर्स को हम लोगों ने पढ़ा. इसके साथ साथ हम लोगों ने रिजल्टेंट क्या होता है इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया. तो आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं ना, आज के क्लास में हम लोग रिजल्टेंट के लिए जो पैरेललोग्राम लॉज ऑफ फोर्स है इसको हम लोग डिराइव करने वाले हैं और इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं. तो अगर पैरेललोग्राम लॉज ऑफ फोर्सेस के बारे में बात की जाए तो पैरेललोग्राम लॉज ऑफ फोर्सेस करता क्या है, बेसिकली रिजल्टेंट को फाइंड करके देता है. तो सबसे पहले एक बार रिजल्टेंट का रिवीजन कर लिया जाए ताकि चीज़ें जो है और आसान हो जाए हमारे लिए. तो अगर आप रिजल्टेंट की बात करोगे ना, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि अगर आपके पास ना दो अलग अलग फोर्सेस हैं, पहला फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और दूसरा फोर्स आपका ना, चलो मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ, दूसरा फोर्स अगर आपका इस डायरेक्शन में काम कर रहा है तो और आपकी बॉडी जो है ना वो बॉडी यहाँ पे है ना. ओके, आपकी जो बॉडी है वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. आपकी बॉडी यहाँ पे है, राइट. तो अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे P अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है और यहाँ पे Q अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है और आपकी बॉडी कैसी है, रिजिड है ना, तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि आपकी बॉडी P डायरेक्शन में भी मूव करेगी और Q डायरेक्शन में भी मूव करेगी? ऐसा नहीं है ना. अगर आप दो फोर्स इंप्लीमेंट कर रहे हो बट उसके बाद भी बॉडी की मूवमेंट किधर होगी, बॉडी की मूवमेंट सिर्फ एक डायरेक्शन में होगी, ओनली इन वन डायरेक्शन, और द मूवमेंट विल बी यूनिडायरेक्शनल. कैसी मूवमेंट होने वाली है? तो बॉडी की मूवमेंट होने वाली है समहाउ इन दिस डायरेक्शन. यू कैन से बॉडी किधर मूव करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी. तो हम लोग अगर ये बोले कि हमारे पास दो अलग अलग फोर्स है P एंड Q, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? अगर मैं ये दोनों फोर्स को हटा के एक सिंगल फोर्स लगाने की कोशिश करूं तो ये क्या होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q, है ना. तो रिजल्टेंट को फाइंड करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड से हम लोग फाइंड करने वाले हैं, लेकिन आज के क्लास में हम लोग कौन सा मेथड डिस्कस करने वाले हैं, पैरेललोग्राम लॉज ऑफ फोर्सेस. तो चलिए पैरेललोग्राम लॉज ऑफ फोर्सेस के डेफिनेशन को पहले इसका ये एक्चुअली ये क्या है उसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं. इसके बाद हम लोग इसको प्रूफ करते हैं. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना कि आखिर इस लॉ को कैसे हम लोग रोल में लाते हैं और कैसे टू फोर्सेस को हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं. ये छोटी सी बात है, समझना ज़रूरी है. समझ जाओगे, डेराइवेशन में कुछ रखा नहीं है, सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स है. आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया होगा, इससे ज़्यादा मैथमेटिक्स. चलिए बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉज ऑफ फोर्सेस की. क्या बोलता है ये? इट स्टेट्स दैट इफ टू forces acting simultaneously on a particle be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, their resultant may be represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram which passes through the point of intersection. तो चलिए इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है ना उसको मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ. तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट मेरे को ये दिख रहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ओके, रिप्रेजेंट किया जा रहा है किससे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से, और एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम. तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किसके बराबर होगा, डायगोनल के बराबर होगा, है ना. चलिए एक बार हिंदी में पढ़ लिया जाए. आपको ये बोला गया है पैरेललोग्राम लॉज ऑफ फोर्सेस में कि अगर दो अलग अलग फोर्स है ना, दोनों फोर्स साइमल्टेनियसली एक साथ किसी पर्टिकुलर कोई बॉडी या कोई पार्टिकल कोई सब्जेक्ट पे लग रहा है, तो उस कंडीशन में अगर उन दोनों फोर्स को, जो फोर्सेस बेसिकली लग रहे हैं, वो दोनों फोर्सेस को अगर हम लोग विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर किसी पैरेललोग्राम के दो साइड से रिप्रेजेंट करें ना, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो किसको बताएगा, वो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को बताएगा. ओके, चलिए अब हम लोग थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं. तो इसका मतलब ये बोला गया है आपको, इसका मतलब आपको ये बोला गया है ना कि अगर आपके पास दो फोर्स है, पहला फोर्स P इस डायरेक्शन में लग रहा है और दूसरा फोर्स Q इस डायरेक्शन में लग रहा है,
तो अगर ये दोनों फोर्स को पैरेललोग्राम के साइड से दिखा दें हम लोग, तो पैरेललोग्राम के साइड से दिखा दें तो क्या बनने वाला है, तो पैरेललोग्राम सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं ना। तो चलिए पैरेललोग्राम को बना के कंप्लीट करते हैं। तो अगर हम लोग पैरेललोग्राम ड्रॉ करें यहाँ पे, तो ये बन गया आपको पैरेललोग्राम, राइट। तो यहाँ पे आपको ये बोला गया है, अगर इस तरह का कंडीशन होता है ना कि अगर हम लोग दोनों फोर्स को P और Q को पैरेललोग्राम के साइड से दिखाएं, तो जो रिजल्टेंट होता है ना वो डायगोनल के बराबर और डायगोनल के डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब ये कि अगर कोई फोर्स है P, है ना, अगर कोई फोर्स है P जिसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ये बिलो वाला ये फोर्स क्या है, P है, और अगर कोई फोर्स है Q जिसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, तो ये P और Q फोर्सेस को अगर मैं डायगोनल साइड से रिप्रेजेंट करूँ, तो जो पैरेललोग्राम बनेगा उस पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट है, उस डायगोनल है, वो किसको बताएगा, रिजल्टेंट को बताएगा, और इसका जो डायरेक्शन है वो रिजल्टेंट के डायरेक्शन को बताएगा। दिस इज ऑल अबाउट पैरेललोग्राम लॉज ऑफ फोर्सेस, राइट। चलिए अब पैरेललोग्राम लॉज ऑफ फोर्सेस हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके साथ हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये पैरेललोग्राम लॉज ऑफ फोर्सेस बेसिकली हम लोग इसको वेक्टर मेथड से कैसे समझ सकते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसको थोड़ा वेक्टर मेथड से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग वेक्टर मेथड से इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, देन वी विल गो अहेड, वी विल डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल्स एंड वी विल डिराइव फॉर्मूला फॉर इट। तो वेक्टर मेथड से इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने एक फोर्स मान लिया यहाँ पे और दूसरा फोर्स मान लिया यहाँ पे, इस तरीके के दो अलग अलग फोर्सेस है ना। इसका नाम है इसकी मैग्नीट्यूड है P और इसका मैग्नीट्यूड है Q। तो अगर मैं ये दोनों को ना पैरेललोग्राम के साइड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दूँ, तो पैरेललोग्राम के साइड के अकॉर्डिंग अगर मैं एडजस्ट करूँ या मैं इसको अगर वेक्टर मेथड से सॉल्व करूँ, तो मैंने पहले फोर्स को लगा दिया इस डायरेक्शन में, और इन द सेम वे मैं क्या कर दिया, मैं दूसरे फोर्स को लगा दिया Q को। सो दिस इज P, ओके, दिस वन इज P एंड दिस वन इज Q। तो यहाँ पे रिजल्टेंट कहाँ पे मिलने वाला है आपको, दिस वन इज गोइंग टू बी रिजल्टेंट ऑफ बोथ P एंड Q। तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होने वाला है, यहाँ पे रिजल्टेंट होने वाला है दिस वन विल बी नोन एज R। तो ये मैं देख रहा हूँ, मैंने अभी क्या किया, मैंने अभी पैरेललोग्राम लॉज ऑफ फोर्सेस को इग्नोर करके, और अगर आप इसको कंप्लीट ड्रॉ करोगे ना तो आपको ये भी पैरेललोग्राम ही मिलेगा। इसके पैरेलल अगर आप सेम विड्थ के अगर लाइन ड्रॉ करते हो, और अगर आप इसके पैरेलल यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हो, तो आपको क्या मिलने वाला है, पैरेललोग्राम। और आपको क्या दिख रहा है कि ये वाला क्या है आपका, ये वाला आपका रिजल्टेंट है, ओके। तो वेक्टर मेथड से भी आप समझ सकते हो इस चीज़ को। चलिए अब हम लोग थोड़ा डेराइवेशन के ऊपर चलते हैं, और डेराइवेशन में हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग इसको डेराइव कैसे करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। और जब हम लोगों को वैल्यू गिवन होगी ना, सपोज आपको वैल्यू गिवन है फोर्सेस की और आपको एंगल की वैल्यू गिवन है, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें पैरेललोग्राम को, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो चलिए हमारे पास स्क्रीन पे ऑलरेडी मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे थियरी को ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हुए मैं ज़्यादा नोट डाउन भी नहीं किया, और मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि वी आर हैविंग अ फोर्स P, ओके, विच इज़ इन दिस डायरेक्शन, विच इज़ वी आर हैविंग अ फोर्स Q विच इज़ इन दिस डायरेक्शन, राइट। एंड द एंगल बिटवीन दिस फोर्स P एंड Q इज़ थीटा, ठीक है। ये कितने डिग्री के एंगल पे लग रहा है, थीटा डिग्री के एंगल पे लग रहा है ना। P और Q दो अलग अलग फोर्सेस है जो कि थीटा डिग्री के एंगल पे लग रहा है, P इस डायरेक्शन में, Q इस डायरेक्शन में। तो अगर पैरेललोग्राम के लिए फॉर्मूला निकालना है तो सबसे पहले क्या बनाना होगा, पैरेललोग्राम। चलिए मैं बना लेता हूँ। इस लाइन को मैं कंटिन्यू किया, और ये P के इक्वल साइज का लाइन जाएगा ऊपर, और Q के पैरेलल यहाँ पे Q के इक्वल साइज का जाएगा, तो आपको यहाँ क्या मिल जाता है, पैरेललोग्राम। और इसके बाद मुझे एक काम करना है, मुझे क्या करना है ना, इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाना है, जिसको मैं बढ़ा चुका हूँ। और इसके बाद यहाँ से आप क्या करोगे, C पॉइंट से वर्टिकल ऊपर से यहाँ से ड्रॉ करोगे, और यहाँ एंगल कितना होने वाला है, 90 डिग्री, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा अलग करके आपको दिखाता हूँ, अलग करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको तो ये फोर्स P मालूम है ना, आपको ये Q भी मालूम है, आपको निकालना क्या है, रिजल्टेंट, और पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट निकालना है। तो यहाँ पे मैं क्या किया, ये छोटा वाला ट्रायंगल जो दिख रहा है ना, इसको मैं बाहर ले आया ताकि थोड़ा जो है चीज़ें आसान हो जाए। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में आप बोल सकते हो, अगर ये एंगल थीटा है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ एंगल थीटा है तो यहाँ भी एंगल थीटा होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है,
परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ कितना है CE और हाइपोटेनियस कितना है BC। तो मैं लिख दिया CE बाई BC। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो मैं लिख दिया B बाई BC। अब यहाँ से आप CE इज इक्वल टू लिख सकते हो BC साइन थीटा, है ना, और वैसे ही आप B इज इक्वल टू लिख सकते हो BC cos थीटा। तो जब आप यहाँ पे CE इज इक्वल टू लिखते हो और आपको मालूम है BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू बोलोगे सर आप मालूम नहीं मुझे BC की वैल्यू, लेकिन आप देखो पैरेललोग्राम में क्या है, ये साइड और ये साइड बराबर है। इसका मतलब ये कि यहाँ की मैग्नीट्यूड अगर Q है तो यहाँ की मैग्नीट्यूड कितने होने वाली है, ये भी Q होने वाली है। तो आप क्या लिख सकते हो CE इज इक्वल टू Q साइन थीटा और B इज इक्वल टू Q cos थीटा। मैंने जस्ट क्या किया BC की जगह आपको Q पुट कर दिया। तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि यहाँ से यहाँ की लेंथ कितनी होने वाली है, यहाँ से यहाँ की लेंथ होने वाली है Q cos थीटा और यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर लेंथ कितनी होने वाली है Q sin थीटा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये वाला राइट एंगल कंसिडर करना है, ये वाला राइट एंगल। ओके, यहाँ पे जो राइट एंगल आपको दिख रहा है यानी CEA, अब मैं इसको कंसिडर करता हूँ अपने अगले स्लाइड में। यहाँ तक सब कुछ समझ आया? अगर मान के चलें कोई कुछ मिस हो जा रहा है ना, नहीं समझ आ रहा है, वीडियो को फिर से देख लो, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सिंपल मैथमेटिक्स है। चलिए तो आगे वाले स्लाइड में चलते हैं और आगे वाले स्लाइड में चल के हम लोग देखते हैं। तो मैंने क्या किया, ट्रायंगल CEA कंसिडर किया ना, आप देख सकते हो यहाँ CEA, और CEA में मैं ये बोल सकता हूँ कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, यानी कि AC क्या है, अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू CE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। तो आप यहाँ ये बोल सकते हो दिस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर दिस AE यू कैन राइट, यहाँ से AE अगर आप देखोगे तो ये AB प्लस BE के बराबर है ना, A टू B प्लस B प्लस E के बराबर है। तो अगर आप यहाँ लिख सकते हो A इज इक्वल टू AB प्लस B होल टू दी स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, और ये मैं कैसे लिखा है, मैं पाइथागोरस थ्योरम से लिखा ना। तो अब आप AB की वैल्यू देखो कितनी है, AB की वैल्यू B है और B की वैल्यू आपने अभी फाइंड करी Q cos थीटा। तो मैं लिख दिया P प्लस Q cos थीटा टू दी स्क्वायर प्लस Q sin थीटा टू दी स्क्वायर, Q sin थीटा यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, टू दी स्क्वायर इज इक्वल टू AC। अब आप AC कैलकुलेट करोगे तो ये स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, अंडर रूट में, और ये क्या है A प्लस B का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ P स्क्वायर, यहाँ से चलिए मैं थोड़ा ड्रॉ करता हूँ ना, ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ से आपको आ गया P स्क्वायर और ये वाले टर्म का स्क्वायर यानी Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और 2AB यानी 2PQ cos थीटा। तो चलिए 2PQ cos थीटा और यहाँ इसका स्क्वायर आ गया Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखो Q स्क्वायर इसमें भी है, Q स्क्वायर इसमें भी है, तो अगर Q स्क्वायर को कॉमन ले लोगे ना तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आपको AC इज इक्वल टू क्या आ गया, AC इज इक्वल टू आ गया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। और आप देखोगे डायग्राम में कि AC क्या है, AC ही तो रिजल्टेंट है ना, तो आप यहाँ बोल सकते हो कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या होने वाला है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। और अगर आप एंगल निकालना चाहते हो ना, देखो कभी भी क्या होता है ना, जब आप रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हो या कहीं भी आप किसी तरह की कैलकुलेशन करते हो तो आपको किसी भी फोर्स को अगर आप शो कर रहे हो ना तो उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी दिखाना होता है। तो आपको डायरेक्शन दिखाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी, आपको एक रेफरेंस की ज़रूरत होगी। तो अगर मैं रेफरेंस इस AB को कंसिडर करूँ तो आप यहाँ से बोल लोगे कि अल्फा डिग्री का एंगल बन रहा है, मैं कंसिडर कर लिया अल्फा, आप बीटा कर लो, गामा कर लो, कुछ भी कर सकते हो, बट आप यहाँ जो भी कंसिडर करोगे आप लिखोगे टेन अल्फा या टेन बीटा टेन गामा जो भी आप लिख रहे हो, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है, Q साइन थीटा, और बेस कितना है, A से लेके E तक P प्लस Q cos थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ Q साइन थीटा बाई P प्लस Q cos थीटा। सो दिस इज अबाउट टेन अल्फा। अल्फा निकालना है तो आप टेन इनवर्स Q साइन थीटा बाई P प्लस Q cos थीटा कर सकते हो। सो इट वॉज अबाउट पैरेललोग्राम लॉज ऑफ फोर्सेस। इसका मतलब ये है कि अगर आपको दो फोर्सेस गिवन है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, एंड आपको रिजल्टेंट निकालना है तो आप रिजल्टेंट इस फॉर्मूला का यूज़ करके निकाल सकते हो। अगर आपको रिजल्टेंट के एंगल को निकालना है या डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालना है तो आप यहाँ पे अल्फा भी निकाल सकते हो। बट हेयर वन वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि ये सिर्फ दो फोर्स के लिए आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इफ़ देयर आर नंबर ऑफ फोर्सेस
तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोगों को रिजोल्यूशन करना होगा, सभी जितने सारे फोर्सेस गिवन है ना सबको रिजॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले। तो उसके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए अब कुछ ना बेसिक कंडीशन को डिस्कस करते हैं, जो कुछ केसेस आपको गिवन है। तो पहला केस आपको क्या गिवन है, पहला केस आपको गिवन है कि अगर आपको थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तो क्या होगा। चलिए पहले डायग्राम में चला जाए, उसके बाद समझा जाए अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि ये थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा की वैल्यू 0 होने से क्या होने वाला है, पी की डायरेक्शन जो है ये 0 है तो क्यू भी इसी लाइन में होगा। पी और क्यू मतलब कि अगर ये वाली वैल्यू आपको पी है और क्यू भी यहीं पे आ गया तो आप ये बोल सकते हो कि टोटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, पी प्लस क्यू के बराबर हो जाएगा। ऑब्वियसली ना, अगर एक बॉडी है आपके पास, आप बॉडी में आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और अभी आप फिर से इसी लाइन ऑफ एक्शन में 5 न्यूटन का और लगाने लगे तो टोटल कितना लगेगा, 15 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना है 0। तो चलिए ये आपको पैरेललोग्राम लॉज ऑफ फोर्सेस से भी हम लोग देख लेते हैं कि ये वैसा ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए एंगल कितना है 0 डिग्री, तो आप पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा रखोगे, थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू होगा। तो ये किसके लिए है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर है, तो आप यहाँ पे पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर रख सकते हो। सो आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। अगर थीटा 180 डिग्री है, इन दैट केस इट विल बी माइनस 2 पी क्यू, चूँकि कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे आप रख सकते हो पी माइनस क्यू। तो रिजल्टेंट के दो कंडीशन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये क्या होता है ना, ये छोटा छोटा चीज़ जो आप देख रहे हो ना, छोटे छोटे चीज़ आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, तो वहाँ पे आप सॉल्व करोगे, परेशान होगे, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको डायरेक्ट यहाँ पे कंडीशन में बता दी जा रही हैं। चलिए अब अगले कंडीशन के बारे में बात करते हैं। अगला कंडीशन आपका क्या है, अगला कंडीशन है अगर आपके थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, तो जब आपके थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, दिस इज गोइंग टू बी 0, ये पूरा का पूरा टर्म खत्म होने वाला है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट के बराबर हो जाएगा। और एक कंडीशन और यहाँ पे गिवन है, अगर p इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एक कांस्टेंट वैल्यू मान लिया जाए। इसका मतलब ये कि अगर p भी 5 न्यूटन है और q भी 5 न्यूटन है ना, p q दोनों 5 न्यूटन है, तब क्या होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी f रखना है, यहाँ पे भी f रखना है। मैं एक जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए f कंसिडर कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप पी क्यू को f रखोगे तो यहाँ पे एफ स्क्वायर हो जाएगा। तो 2f स्क्वायर दोनों में आ रहा है, 2f स्क्वायर को क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। जब आप 2f स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो आपको यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, एंड दिस 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। आई थिंक यू हैव स्टडीड इन मैथमेटिक्स ऑलरेडी, राइट। सो आप यहाँ पे लिखोगे 2f स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 जब 4, 1 2 बाहर आ गया, और अंडर रूट से f भी बाहर आ गया, और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह cos थीटा बाई 2 बाहर आ गया। सो द रिजल्टेंट विल बी, जब फोर्सेस बराबर होना तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 2f cos थीटा बाई 2 के बराबर होगा। सो इट वाज ऑल अबाउट सिंपल केसेस। अब ये केसेस को हम लोग कहीं कहीं यूज़ भी करने वाले हैं। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस के बारे में। तो हम लोग थोड़ा 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं, हर क्लास में हम लोग 2-2 3-3 न्यूमेरिकल करेंगे। जो भी कंसेप्ट क्लियर होगा उसके ऊपर क्वेश्चंस हम लोग करते जाएंगे। तो न्यूमेरिकल में आप यहाँ पे देखिएगा कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आपको क्या मालूम है, आपको मालूम है कि दो फोर्स है 100 न्यूटन और 150 न्यूटन का, किसी एक पॉइंट पे लग रहा है। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, अगर थीटा की वैल्यू 45 है तो फोर्स 1 F1, मैं बोला था ना P मान लो, Q मान लो, D मान लो, E मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस P इज इक्वल टू, और F1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन, F2 इज इक्वल टू 150 न्यूटन, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। रिजल्टेंट के लिए क्या करोगे, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा, इट इज इक्वल टू 232 न्यूटन। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना है। एग्जाम में बेसिकली ये कैलकुलेटर अलाउड होता है, सो यू डोंट नीड टू वरी, आप लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे आप बड़े बड़े इक्वेशंस को जस्ट वैल्यू पुट करके आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप परचेस नहीं किए हो अभी तक तो आप परचेस कर लो। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर अलग अलग वर्जन में अवेलेबल है। अभी जो अपडेटेड वर्जन है वो ES 991 प्लस है, आप परचेस कर सकते हो। बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और आपको इंटरेस्ट भी आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए। ये भी क्वेश्चन बहुत छोटा सा है।
तो मैं क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लूँ। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दो फोर्स है जो कि 120 डिग्री के एंगल पे वर्क कर रहा है। इसका मतलब पहला फोर्स इधर है तो दूसरा फोर्स इधर है, और इसके बीच का एंगल कितना है 120। इसके बाद क्या बोला गया है, द बिगर फोर्स इज ऑफ 40 न्यूटन। चलिए मैं इसको मान लेता हूँ बिगर फोर्स, तो ये कितने का होने वाली है 40 न्यूटन की। और रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। रिजल्टेंट किसके परपेंडिकुलर है, स्मॉलर। तो ये बड़ा फोर्स है तो स्मॉलर के परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल कितना होने वाला है 90 डिग्री। और मुझे क्या बोला गया है, छोटा फोर्स निकालिए, यानी कि यहाँ पे x बोलो, q बोलो, जो बोलना है बोलो, मुझे ये वाला फोर्स को निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो चलिए डायग्राम आप मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप इस तरीके से देख सकते हो। दिस वन इज 40 न्यूटन, दिस वन इज q, व्हाट वी हैव टू फाइंड, and the total angle between this P and Q is equal to 120 degree, and the resultant is making an angle of 90 degree, or it is at right angle with the smaller one, right? So now अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है कि हम लोगों ने अल्फ़ा किसको कहा था, हम लोगों ने अल्फ़ा बेस वाले फोर्स से या बेस वाले मैग्नीट्यूड से एंगल को कहा था अल्फ़ा। ये टोटल कितना है 120, यहाँ से यहाँ तक कितना है 90। अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री, राइट। अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 डिग्री। और अगर आप यहाँ पे देखोगे थीटा, तो थीटा कौन सा एंगल होता है, यहाँ से यहाँ तक थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है, थीटा इज इक्वल टू गिवन है 120 डिग्री, राइट। सो अल्फ़ा भी मालूम है, थीटा भी मालूम है, पी भी मालूम है, क्यू मालूम नहीं है। तो चलिए क्यू मुझे निकालना है। मुझे ऑलरेडी फॉर्मूला मालूम है, मैंने अभी भी डिराइव किया 10 मिनट पहले। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला ये है जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप देख सकते हो। दिस tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये मैंने डिराइव किया अभी जस्ट। तो थीटा की जगह, अल्फ़ा की जगह क्या रखोगे 30 डिग्री, और थीटा की जगह 120 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5 है ना, ये 5 है, 0.577 इज इक्वल टू क्यू, और साइन 120 की वैल्यू यहाँ पे 0.866, कॉस 120 की वैल्यू -0.15। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं क्या किया, मैं ये पूरे वाले टर्म को उठा करके इस तरफ ले गया, है ना, उठा के इस तरफ ले गया, और ये वाले टर्म को उठा के इस तरफ ले आया। तो 40 माइनस 0.5 क्यू इज इक्वल टू, आप इसको कट करोगे तो ये 1.5 टाइम्स में कट हो जाएगा, तो 1.5 क्यू के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से आप बोल सकते हो 2Q इज इक्वल टू 40 एंड Q इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो यहाँ पे छोटा वाला फोर्स कितना होने वाला है, तो यहाँ पे छोटा वाला फोर्स जो है वो 20 किलो न्यूटन का होने वाला है, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने दो क्वेश्चन किया, पैरेललोग्राम, लॉज ऑफ फोर्सेस हम लोगों ने डिस्कस किया। एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप ट्राई कर सकते हो, और ये बेसिकली ट्राई करने के लिए मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा, इसके सॉल्यूशन बहुत सारे बुक्स में भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप एक बार खुद से सॉल्व करके देखो कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और अगर आपसे बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन में आपको क्या मालूम है, क्वेश्चन में आपको मालूम है कि मैग्नीट्यूड निकालिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस। क्या बोला गया है, P निकालिए और Q निकालिए, है ना, P और Q को कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। ये क्या होने वाला है, दोनों कैलकुलेट करना है। इफ़ दे एक्ट्स एट राइट एंगल द रिजल्टेंट इज 10 न्यूटन। बोला गया है अगर 90 डिग्री पे ये वर्क करेगा ना, तो रिजल्टेंट कितना आने वाला है, रिजल्टेंट आने वाला है 10 न्यूटन का। दूसरा कंडीशन क्या बोला गया है, अगर 60 डिग्री पे वर्क करेगा तो रिजल्टेंट कितना आने वाला है, 60 डिग्री पे वर्क करने की कंडीशन में 30 न्यूटन आने वाला है, 30 न्यूटन। तो आप एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन बन जाएगा, आसान सा है। आपको क्या करना है, दोनों कंडीशन को यूज़ करना है, दो इक्वेशन मिलेंगे, दोनों को सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। सो आज के लिए इतना ही था। कल हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को पढ़ने वाले हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को डिस्कस करने वाले हैं। येट इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड दिस चैनल, तो आप क्या करो ना, सब्सक्राइब कर लो। क्या बार बार बोलना पड़ता है क्या, तो आप क्या करो, सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपने बेल आइकन वाइकन ये सब प्रेस नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद उसको प्रेस कर देना, नोटिफिकेशंस मिलते हैं उससे। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके जैसे आप डिप्लोमा कर रहे हो या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो और भी दूसरे कर रहे हैं। देयर विल बी नंबर ऑफ़ वीडियोज़ अपलोडेड हेयर, आज भी हो रहे हैं और ये रेगुलर बेसिस पे होंगे। आपको जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके कोर्स से रिलेटेड, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, देयर विल बी नंबर ऑफ़ वीडियोज़ यू विल गेट, अच्छी वीडियोज़ मिलेगी आपको।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, 25 मिनट। थैंक यू।